Good morning. Today we will understand the topic functions. तो अगर हम फंक्शन समझना चाहते हैं तो उसको एक मशीन की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन है, अगर इस मशीन को हम चाहते हैं कि ये ऑपरेट हो तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक इनपुट देना पड़ेगा। कोई भी मशीन है उसके लिए हमें इनपुट देना पड़ता है और उस इनपुट की हेल्प से हमें एक आउटपुट मिलेगा। जैसे हम इसको कोई भी इनपुट दें, एक क्या है मशीन, तो ये मशीन क्या करेगी, इस इनपुट के ऊपर थोड़ा सा काम करेगी और हमें क्या करेगी, एक आउटपुट दे देगी। सिमिलरली अगर हम फंक्शन को समझना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। फंक्शन भी इसके जैसा ही काम करता है। फंक्शन के लिए क्या होगा, जो इनपुट हम इस मशीन को दे रहे हैं उसी तरह का एक इनपुट, एक स्पेसिफिक इनपुट फंक्शन में हमें देना पड़ेगा और उस इनपुट को हम फंक्शन के केस में क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये जो आपके पास इस इनपुट की हेल्प से या इस डोमेन की हेल्प से जो आउटपुट आ रहा है उसको हम फंक्शन के केस में बोलते हैं क्या, रेंज। ठीक है। और अगर इस डोमेन की हम डेफिनेशन की बात करें कि डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो है सेट ऑफ ऑल acceptable values, set of all acceptable values on which function is defined, और यही अगर रेंज की डेफिनेशन की हम बात करें तो जो रेंज की डेफिनेशन होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल outcomes, set of all possible outcomes। अब फंक्शन में डोमेन और रेंज का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो क्या होगा, अगर फंक्शन की डेफिनेशन हम समझे, क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है हमारे पास, जैसा हमने देखा कि फंक्शन का एक मशीन की तरह काम करता है, तो फंक्शन की डेफिनेशन जब हम बताएंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज अ मैपिंग। What is function? Is a mapping. It is a mapping which maps every element of domain set, which maps every element of domain set to the unique element of codomain, to the unique element of codomain। तो ये तो हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अगर इसको हम डायग्राम से समझें, जैसे मान लो ये x जो हमारे पास है और ये है y, तो ये x जो सेट है ये हमारे पास डोमेन का काम करेगा और जो y है कोडोमेन का काम करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है हमारे पास एक तरीके से डोमेन, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और ये है हमारे पास कोडोमेन। यहाँ पे मान लो कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3 4 और इधर पड़े हुए एलिमेंट्स, ये कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं a b c d। अब फंक्शन क्या बताया गया, फंक्शन इज अ मैप, तो हम क्या करेंगे, इसको मैप करवाएंगे। मैप मान लो जो 1 है वो a के साथ मैप हो रहा है, हमने मान लिया कि 1 जो है a के साथ मैप हो रहा है। इसी तरह 2 b के साथ मैप हो रहा है, 3 मान लो d के साथ मैप हो गया और जो 4 है वो c के साथ मैप कर गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हर एलिमेंट की एक इमेज है, मतलब कि अगर ये 1 जाके a के साथ मैप कर रहा है तो इसका मतलब है कि a इज एन इमेज ऑफ 1। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ मैपिंग व्हिच मैप्स एवरी एलिमेंट को, हर एलिमेंट की एक इमेज है हमारे पास। ठीक है, हर एलिमेंट की एक इमेज है व्हिच मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट टू द यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट का क्या मतलब हो गया कि हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ ही जाके मैप कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, एक फंक्शन। अब अगर हम देखें कि फंक्शन क्या नहीं होगा,
समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या नहीं होगा। मान लो इसी तरह के मैंने दो और सेट बनाए, यहां पे एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4 ए बी सी। अब यहां पे 1 मैप कर गया ए के साथ, 2 मैप कर गया बी के साथ, 3 मैप कर गया सी के साथ। तो और इसकी कोई इमेज नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी 4 की कोई भी इमेज यहां पे नहीं है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, which maps every element of domain set, और ये अपने पास डोमेन सेट है और इसकी कोई इमेज नहीं है यहां पे। अगर यहां पे 4 की कोई इमेज नहीं है तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन ना होने की, जैसे मेरे पास ए है बी है सी है, इधर हमने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, और इधर 4 भी लिख देते हैं। तो मान लेते हैं ए जो है 1 के साथ मैप कर गया, बी जो है वो 2 के साथ भी मैप कर गया और 3 के साथ भी मैप कर गया, सी जो है वो 4 के साथ मैप कर गया। अब इस केस में ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बी की जो इमेज है वो कौन कौन सी बन रही है, एक तो 2 भी बन रही है और एक 3 भी बन रही है, मतलब बी की इमेज कौन सी है, 2 इमेजेस आ गई बी की। और हमने यहां डेफिनेशन में क्या कहा था, टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, यूनिक एलिमेंट की बात की थी। पर यहां पे क्या हो रहा है कि जो बी है वो 2 के साथ मैप कर रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया तो वो फंक्शन हो जाएगा। अब एक और चीज देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या आ गया ए बी सी और इधर हमने लिख दिया 1 2 3 4। यहां पे ए मैप कर गया 1 के साथ, बी मैप कर गया 2 के साथ, सी मैप कर गया 3 के साथ और 4 लेफ्ट रह गया, 4 इज अ लेफ्ट। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि भाई 4 की तो कोई प्री इमेज है नहीं, तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ, ये फंक्शन होगा। क्यों? हमारे पास जो डेफिनेशन में कंडीशन थी वो क्या कंडीशन थी कि इधर के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, पर हमने ऐसा नहीं कहा कि भाई यहाँ के जो एलिमेंट है उनकी प्री इमेज होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन होगा क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज इमेज। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज यूनिक इमेज। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जो सी को हमने ऐसा नहीं किया कि सी को 4 के साथ मैप कर दिया, अगर सी को 4 के साथ भी मैप कर देते तो यहाँ इसकी 2 इमेजेस आ जाती, 2 अलग अलग इमेजेस आ जाते, तो इस केस में क्या होता, ये फंक्शन ना होता। पर अभी अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लीजिए, तो चलो हमने डायग्राम से समझाया, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या वे होता है, कैसे हम लिखते हैं। ये हो गया x सेट, ये हो गया y सेट और ये मैपिंग को हम बोलते हैं फंक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, f of x is equal to y, f of x is equal to y। और ये जो x है, x अपने पास किसका एलिमेंट होता है, ये होता है डोमेन का एलिमेंट, और ये जो y है, y रेंज है, y क्या है, रेंज। और जो हमारे पास रेंज होती है वो क्या होती है, क्योंकि मैंने 2 वर्ड यूज किए, एक तो रेंज यूज किया और एक कोडोमेन यूज किया, तो जो रेंज होता है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये चीज हमें पता होनी चाहिए और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख के दिखाऊं कि भाई कैसे लिखा जाएगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है इसमें, तो देखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं, इस सेट को पहले नेम दे देते हैं, कोई इस सेट को नेम दे देते हैं, मान लो मैंने ए नेम दे दिया, इसको मैंने बी नेम दे दिया कैपिटल, ये सेट है अपने पास। तो ए जो सेट आ जाएगा वो आ गया एबीसी, एबीसी इसके एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ये एलिमेंट हो जाएंगे डोमेन के। और बी की बात करें तो बी अगर हम कोड में लिख रहे हैं, मान लो ये आ गया डोमेन अपने पास, ये आ गई डोमेन, और कोडोमेन के एलिमेंट आ गए हमारे पास 1 2 3 और 4, ये एलिमेंट्स आ गए अपने पास कोडोमेन के, ये एलिमेंट आ गए हमारे पास कोडोमेन के। तो यहां पे रेंज क्या है,
जो रेंज के एलिमेंट आएंगे वो होंगे जो इमेजेस बन रही है, वो रेंज के एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? 1, 2 और 3। ये अपने पास रेंज सेट हो गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड में, क्योंकि ये पूरे का पूरा सेट बी के अंदर कंटेन हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। ये यहां से हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे और देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो क्या चीज होती है? ग्राफ से। ये हमने दो चीजों से समझा, एक वेन डायग्राम से समझा फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने सेट के फॉर्म में हमने उसको लिख के देखा और कि फंक्शन क्या चीज है। इसी को अगर एक बार थोड़ा दोबारा बना के देखें इसी चीज को, जैसे ए सेट था अपने पास, ए आ गया अपने पास ए बी सी, और ये जो बी सेट है, बी सेट में एलिमेंट अपने पास थे 1 2 3 4। मैपिंग कैसी थी अपने पास? ए था मैप 1 से, बी था मैप 2 से, और जो सी की मैपिंग है वो 3 से थी। तो यहाँ पे अपने पास अगर इस चीज को सेट के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूं इसको। तो 1 मैप कर रहा है ए से, तो हम इसको लिखेंगे A1। इसी तरह 2 मैप कर रहा है बी से, तो इसको हम लिखेंगे B2। और यहां पे हम देख सकते हैं कि C मैप कर रहा है 3 से, तो इसको क्या लिखेंगे? C3। तो ये हमने लिख दिया इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है रेंज को। डोमेन और रेंज। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये कभी रिपीट हो रहा है तो वो उस केस में फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे C के साथ 4 को मैप करवा और यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ता? C और 4। तो इस केस में ये क्या होता? ये फंक्शन ना होता, क्योंकि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है, कितने टाइम? 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन ना होता। तो यहाँ पे फिलहाल अपने पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी फंक्शन को समझा दिया। उससे पहले हमने समझा था डेफिनेशन उसकी समझी थी। अब ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या चीज है। ग्राफिकली ग्राफ से अगर हम फंक्शन को समझना चाहते हैं तो वो क्या चीज होती है? हमने क्या किया, मान लो आपके पास एक ग्राफ है, एक रैंडम ऐसे में कोई भी फंक्शन ड्रॉ करता हूं कुछ भी, तो इस केस में मैं कैसे बता सकता हूं कि ये मान लो फंक्शन, ये ग्राफ जो है आपके पास एक फंक्शन है, तो इस केस में मैं कैसे बता सकता हूं कि डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी? तो वो चीज अगर ग्राफिकली हम डोमेन को बताना चाहें तो इसकी डेफिनेशन होती है प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब कि हम इसकी प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस पे, ये होती है अपने पास एक्स एक्सिस, ये है अपने पास वाई एक्सिस। अगर मैं इस ग्राफ की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखूं, प्रोजेक्शन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। मान लो ये अपने पास 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 और ये 4 है। इसी तरह इधर भी 1 2 3 और 4 ये लाइन। मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन ली। प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमने ड्रॉ कर दी। तो अब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। तो इस प्रोजेक्शन का मतलब शैडो होता है एक तरीके से, तो इसकी शैडो कहां तक पड़ रही है? 4 तक पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का या इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन अपने पास आ गया 1 से 2 तक का पूरा। अगर पूरा देखें तो इसका आ गया अपने पास 1 से 4 तक, सॉरी 1 से 4 तक अपने पास क्या आ गई? डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया? 1 से 4 तक का। यही अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है? रेंज इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस हमें क्या देती है? रेंज और कोडोमेन, और x एक्सिस हमें क्या देती है? वो देती है डोमेन। तो यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें कि फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो रेंज ऑफ फंक्शन
अपने पास सेम आ गया, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो 1 पुट किया तो 1 आंसर आया, 2 पुट किया तो 2 आंसर आया, ठीक है। तो रेंज जो आ गई अपने पास यहाँ से ये भी आ गई 1 से लेके 4 तक। ये एक लीनियर फंक्शन है। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे f of x is equal to y। क्या लिखेंगे? f of x is equal to y। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर 1 पुट किया तो 1 आएगा, जैसे देखो है ना, 1 पुट किया तो 1 आ रहा है इमेज, 2 पुट किया तो 2 इमेज आ रही है। तो एक लीनियर फंक्शन है। यहाँ से हम ग्राफिकली डोमेन और रेंज को सीख चुके हैं। अगर हमें कुछ क्वेश्चन आ जाए कि वे कैसे फाइंड आउट करोगे, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, डोमेन फाइंड आउट करने का मेरे पास मान एक रैंडम कोई फंक्शन लिखा है f of x is equal to 1 upon x, ये है, और हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन है, इसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन फाइंड आउट करने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि फंक्शन या कोई भी चीज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड कब होती है। नॉट डिफाइंड आप सबको पता होगा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि 1/0 फॉर्म कभी भी बनती है, 1/0 फॉर्म कभी भी बनेगी तो वो नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि डोमेन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो हमें देखना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है और किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा उसको हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे, वही अपने पास क्या होगी? डोमेन होगी। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या ऐसा लिख दूं कि ये डिफाइंड ही ना हो फंक्शन, तो x की जगह पे अगर हम 0 लिख देंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब 0 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम x को 0 पुट नहीं कर सकते, बाकी हम कोई भी पॉइंट पुट कर ले अपने पास फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा? रियल नंबर, पूरे रियल नंबर से 0 को अगर हटा दिया जाए तो वो अपने पास आ गई डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अगर इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये एक छोटी सी एग्जांपल होगी, हमारे पास एक एग्जांपल इसके जैसी मिलती जुलती ले लेते हैं हम 1/x-1, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी डोमेन बताओ क्या चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं किस पॉइंट पे इसको दिक्कत आ रही है, वही डोमेन से हम माइनस कर देंगे, मतलब रियल नंबर से माइनस कर देंगे, अपने पास डोमेन आ जाएगी। तो हमें दिक्कत किस पॉइंट पे हो रही है? हमें दिक्कत देखो, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 1 लिख दूं तो ये 1/0 फॉर्म बन जाएगी, है ना। अगर मैं x की जगह पे 1 लिख देता हूं तो ये 1/0 फॉर्म बन गई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? x - 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ओवरऑल डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, है ना। तो मैंने क्या कहा कि ये 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो। तो x - 1 नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आया? x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि सिर्फ 1 पे इसको दिक्कत है और किसी पॉइंट पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन आ गया रियल नंबर -1, तो ये आ गया अपने पास डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, f of x is equal to 1/x² - 1। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी डोमेन क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, पूछा जाता है कि डोमेन बताओ इसकी क्या है, तो फिर वही चीज, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये 0 ना हो, या ऐसा कर लेते हैं एक बार इसको हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसको हम रियल नंबर के सेट से माइनस कर देंगे, तो वहां से भी अपने पास क्लियर हो जाएगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है। हम ऐसा कर लेते हैं x² - 1 = 0 रख लिया। आप सब छोटी क्लासेस में 9th में 8th में इसको सॉल्व कर चुके हो। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे इसको स्क्वायर लगा दिया, अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ना, x² - a² - b² का फॉर्मूला लग गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a - b a + b, तो x - 1 और x + 1 = 0, यहां से ये आ गया। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी? एक तो x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई -1, पर हमें तो ये नहीं चाहिए था, इसीलिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे और अपने पास इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। जैसे कि
डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर माइनस वन कॉमा वन। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन आ गई। हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे। एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर में ना दिया हो तो कैसे क्या कर सकते हैं, क्या डोमेन आएगी। मान लो मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये है मेरे पास फंक्शन। अब मुझे बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो देखेंगे ये तो कभी भी 1/0 फॉर्म बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसमें ऐसा क्या बोल करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर तो 1 ही है, और अगर नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो इस 1 को तो कभी 0 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। इसीलिए इसको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको किसी पॉइंट पे, इस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो डोमेन आ जाएगा पूरे का पूरा रियल नंबर ही आ जाएगा। ऐसे ही इसी तरह के सारे फंक्शन जो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं उसमें क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर में कोई अपने पास वेरिएबल नहीं है तो उसके जो डोमेन होगी वो पूरे का पूरा रियल नंबर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चलो हमने डोमेन को सीख लिया कि भाई डोमेन क्या होता है, पर अगर हम सीखें कि भाई रेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने का क्या वे होता है। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बस। तो रेंज ऑफ द फंक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है, एक फंक्शन लिख लेते हैं। हमने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है, रैंडम फंक्शन ऐसे ही लिख दिया। इसकी हमें रेंज निकालने के लिए कहा गया। देखो डोमेन तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रियल नंबर। तो डोमेन तो हमें यहाँ से पता लग गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। यही चीज अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है, मान लेते हैं क्या चीज है, रेंज पता करनी है कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है। तो रेंज निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, आपको क्या करना है, f ऑफ x मैंने जिस टाइम फंक्शन की डेफिनेशन दी थी उस टाइम क्या बताया था कि जो f ऑफ x होता है वो किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, f ऑफ x की जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो भी x की वैल्यू आएगी उसी रीजन में अपना जो है रेंज लाई करेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सबको सिंपल ये इक्वेशन है, सॉल्व करनी आती होगी। देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गई। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें स्क्वायर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस y माइनस 1, ये चीज आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। अभी अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें अब देखना है कि क्या हो, क्योंकि हम अभी जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ रियल नंबर ही आ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक की जो अपनी नॉलेज है 10 तक के, उसमें हमने ये नहीं देखा कि कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता हो। ये चीज अभी तक पॉसिबल नहीं है, वो बाद में होगी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। पर अभी तक हमें इतना पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस चीज को फिर यहाँ पे दिमाग लगा के ये देखना होगा कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। मतलब क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, y माइनस 1 नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव ना हो पॉजिटिव हो। इसके लिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आ गया अपने पास y, जैसे ये आया y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया y ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये चीज आ गई। इसको इस वेरिएबल को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, y की जगह पे x भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर इस चीज को हम समझना चाहें, मान लो ये x है और मैं इस सिनेरियो को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना चाहूंगा कि भाई इसका मतलब क्या है, y ग्रेटर देन 1। नंबर लाइन आप सबने कैसे पढ़ी है, 0 1 2, यही सब नंबर लिखे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है या x भी इसको बोल सकते हो, यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर मान लेते हैं चलो ये जो है किससे बड़ा है, या तो 1 है या 1 से ज्यादा है, तो ये चीज ऐसे हुई ना, या तो 1 है या 1 से ज्यादा है। तो ये अपने पास क्या आ गई, रेंज आ जाएगी। मतलब कि y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये आ गया, ये अपने पास आ गई रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है,
और अगर वैसे तो इसका ग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे, पर अगर ग्राफिकली इस चीज को देखना चाहते हैं कि उससे हमें ग्राफिकली पता लग जाए कि भाई रेंज क्या होती है, तो हमने वैसे तो अभी ग्राफ बनाना सीखा नहीं, पर डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसका ग्राफ होता कैसे है। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है और इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये 1 है तो ये 1 से पास करके जाएगा ऐसे, ये पैराबोलिक फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और यहाँ पे 0 है, देख लो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है अपने पास 1 या 0 1 भी हो सकते हैं, x0 y1। तो ये अपना ग्राफ यहाँ से पास करके जा रहा है। अब मैंने रेंज के बारे में क्या बताया था कि ग्राफिकली हम रेंज को कैसे देख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। अब प्रोजेक्शन का क्या मतलब था कि यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखें हम ग्राफ का, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये जाता जा रहा है, ये तो बोर्ड खत्म हो गया, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये आगे ऐसे जाता जा रहा है। तो 1 से स्टार्ट हुआ और आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो क्या बन गया 1 से इंफिनिटी। तो ये अपने पास आगे रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हम किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है तो उसको y के इक्वल रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, अपने पास रेंज आ जाएगी। डोमेन निकालने के लिए सिंपल था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए या ऐसे नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इसमें क्या है कि क्योंकि हमने अभी तक जो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। बस ये दो चीजों का यूज करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 11th क्लास में। थैंक यू।